हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिसिस्टाइटिस के बारे में। सो व्हाट इज़ कोलिसिस्टाइटिस? कोलिसिस्टाइटिस सिंपली गाल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं, क्योंकि सिस्ट का मतलब है गाल ब्लैडर और आइटस का मतलब है इन्फ्लामेशन। तो गाल ब्लैडर में एक्यूट या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन को हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। अब ये क्यों अकर होती है? मोस्ट इसका जो काज है वो है गाल स्टोन या फिर कोलीलिथियासिस। लिथियासिस का मतलब है स्टोन। गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन जब प्रेजेंट हो तो उसको हम कोलीलिथियासिस बोलते हैं। अब वो गाल स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट करता है बाइल डक्ट को। जब वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है बाइल डक्ट को तो उसके रिजल्ट में बाइल बैकअप हो जाती है वापस, यानी गाल ब्लैडर में आ जाती है। यानी वो गाल ब्लैडर से बाहर नहीं निकल पाती, गाल ब्लैडर के अंदर ही रहती है, बिकॉज सामने जो उसका रास्ता है वो क्लोज है बिकॉज ऑफ द स्टोन। उसके बाद क्या होगा, जो गाल ब्लैडर है वो डिस्टेंड हो जाएगा। डिस्टेंड होने के बाद उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो इसको हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। इसके डायग्राम दिखाऊं आपको। तो पहले हमें ये पता है कि जो गाल ब्लैडर है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है, तो आपको इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। गाल ब्लैडर राइट अपर क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। तो उसके बाद ये डायग्राम आप देखें, ग्रीन कलर का ये गाल ब्लैडर है और गाल ब्लैडर का जो रास्ता है यानी जो उसकी डक्ट है, वहाँ पर डक्ट में स्टोन जो है ना वो आ गया है। अब ये स्टोन का क्या कर रहा है, बाइल को आगे जाने से प्रिवेंट कर रहा है। अब बाइल आगे नहीं जा पाएगी तो वो पीछे आकर गाल ब्लैडर में ही रुक जाएगी। अब गाल ब्लैडर में इतनी जगह नहीं है कि सारे बाइल को जो है ना वो अपने अंदर रखे, तो जब ज़्यादा अमाउंट में बाइल गाल ब्लैडर में वापस आकर वहाँ पर ही रुक जाएगी तो वो इन्फ्लाम हो जाएगा, उसमें डिस्टेंशन आ जाएगी और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो ये गाल स्टोन क्या करता है, ब्लॉक करता है बाइल के एक्सक्रिएशन को। ये आप देख रहे हैं, ये बाइल डक्ट है जहाँ से बाइल जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। उसके नीचे ये पेनक्रियास है जिसके साथ मिलकर ये कॉमन मेन डक्ट जो है वो बनाते हैं, जहाँ से पेनक्रियास और बाइल दोनों सीक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन यहाँ पर गाल स्टोन की वजह से इन्फ्लामेशन हो गई है, किसमें? गाल ब्लैडर में। तो इस टर्म को हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें, यानी कौन से वो पीपल है जिसमें ज़्यादा कोलिसिस्टाइटिस अकर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जो हाई फैट डाइट लेते हैं उनमें। और उसके अलावा 3F आप याद रखें। F स्टैंड फॉर फीमेल, फैट और ओबेसिटी एंड 40, यानी 40 से जो ज़्यादा एज वाले होते हैं। ये 3F आप याद रख लें। ये तीनों जो है ना वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं कोलिसिस्टाइटिस के लिए। असेसमेंट फाइंडिंग यानी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और साइन सिम्टम्स क्या होती हैं कोलिसिस्टाइटिस की, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। पहली जो इनकी असेसमेंट फाइंडिंग है वो है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, क्योंकि गाल ब्लैडर कहाँ पर लोकेटेड होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो पेन भी कहाँ पर होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में। और ये जो पेन है ये रेडिएट होकर जाता है राइट शोल्डर में। ओके, तो ये मेन पॉइंट है जो कि आपने याद रखनी है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन अगर होता है और वो पेन रेडिएट होता है राइट शोल्डर की तरफ। देन पेन ट्रिगर्ड बाय हाई फैट मील, फैट स्टिमुलेट गाल ब्लैडर कंट्रैक्शन। अब जो पेन है, एक बंदे को कोलिसिस्टाइटिस है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअसली उसको पेन नहीं होगा। पेन ज़्यादा कब होगा, जब उसने कोई फैट मील जो है ना उसको इनटेक किया है, क्योंकि जो फैट होता है वो स्टिमुलेट करता है गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को। क्योंकि हमें पता है कि फैट की डाइजेशन के लिए बाइल का होना लाजमी है, क्योंकि बाइल साल्ट क्या करते हैं, उस फैट को कवर करके उसकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाते हैं, यानी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो अगर कोई बंदा जो है वो उसने ज़्यादा फैट लिया है तो वो फैट क्या करेगा, गाल ब्लैडर की कंट्रैक्शन को ट्रिगर करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। जब गाल ब्लैडर कंट्रैक्ट होगा, उसमें पहले ही इन्फ्लामेशन हो रखी है तो उसको उसमें पेन होगा। देन इंडाइजेशन होगी, नाजिया एंड वोमाइटिंग। इंडाइजेशन क्यों? क्योंकि हमें पता है बाइल की वजह से बहुत सारा फैट वगैरह ये सारा कुछ डाइजेस्ट होता है। उसके बाद नाजिया एंड वोमाइटिंग जैसी फीलिंग होगी। देन साइन विच इज़ मर्फी साइन। अब ये बाज़ोकात नहीं, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मर्फी साइन कौन सी डिज़ीज़ को इंडिकेट करती है, कौन सी डिज़ीज़ में हम ये चेक करते हैं। तो मर्फी साइन मोस्टली
कोलिसिस्टाइटिस में हमें मिलती है। इसमें क्या होता है, पेन अकर होता है जब हम पल्पेट करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट को ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी हम उस पेशेंट को कहेंगे कि आप इनहेल करें, सांस लें। जब वो सांस लेगा तो उस दौरान हम राइट अपर क्वाड्रेंट में पल्पेट करके देखते हैं। जब वो सांस लेता है और हम उसी दौरान पल्पेट करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो उसको पेन फील होगा। अगर उसको पेन फील होगा तो इट मीन्स उस बंदे को कोलिसिस्टाइटिस है। अगर उसको नहीं होगा पेन इनहेलेशन के दौरान जब हम राइट अपर क्वाड्रेंट में पल्पेट करेंगे, तो इट मीन्स उस बंदे को कोलिसिस्टाइटिस नहीं है। अब ये पेन क्यों अगर होता है, इसका भी एक रीज़न है। डायफ्राम के जस्ट बिलो लिवर प्रेजेंट होता है और उसके करीब क्या होता है, गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। जब कोई बंदा इनहेल करता है तो जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। जब वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो वो प्रेशर अप्लाई करता है लीवर और किसके ऊपर, गाल ब्लैडर के ऊपर। नॉर्मली ये प्रेशर उनके ऊपर नहीं जाता क्योंकि वो अपनी साइज़ के होते हैं, नॉर्मल साइज़ के होते हैं, तो जो डायफ्राम है वो उनके ऊपर नहीं पहुँचता। लेकिन कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, जो गाल ब्लैडर है वो डिस्टेंड हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन का तो आपको पता है कि वो सूज जाता है। जब कोई चीज़ सूज जाती है, उसमें सूजन हो जाती है, तो वो अपनी नॉर्मल साइज़ से इंक्रीज़ हो जाती है उसकी साइज़। ठीक है, तो उसकी साइज़ जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो जब वो इनहेल करेगा, इनहेलेशन के दौरान क्या होगा, उसका प्रेशर किसके ऊपर आएगा, गाल ब्लैडर के ऊपर आएगा, और ऊपर से हम पल्पेट भी कर रहे हैं तो उस दौरान उसको पेन फील होगा। तो उस साइन को हम मर्फी साइन बोलते हैं। देन है स्टीटोरिया। अब ये भी मोस्ट कॉमन साइन है जो कि हमें कोलिसिस्टाइटिस में मिलती है, जिसका मतलब है अनडाइजेस्टेड फैट इन स्टूल। अब बाइल जो है वो रिलीज नहीं हो रही बिकॉज ऑफ स्टोन, जो कि जिसने उसका रास्ता क्लोज किया हुआ है। बाइल बाहर नहीं निकल रही, बाहर नहीं निकलेगी तो फैट को कौन डाइजेस्ट करेगा। तो जैसे ही उसने फैट इंजेस्ट की है, वैसे ही अनडाइजेस्टेड फॉर्म में वो स्टूल में अगर फैट प्रेजेंट है तो उसको हम स्टीटोरिया बोलते हैं। तो ये भी कॉमन साइन है। देन फीवर एंड इंक्रीज WBC साइन। अब ये तो आप सबको पता है, जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है तो इन्फ्लामेशन के रिजल्ट में उस बंदे को फीवर होता है और WBC का काउंट इंक्रीज होता है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए, यानी इनको कम करने के लिए रिलीज होते हैं। दैट्स वाई हमें WBC का अमाउंट भी इन्फ्लामेशन में इंक्रीज मिलता है। देन डिस्कस करते हैं इसकी इंटरवेंशन को, कि किस तरह से हम कोलिसिस्टाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। तो इंटरवेंशन में हमने प्रिपेयर करना है क्लाइंट को फॉर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड टू डायग्नोस कोलिसिस्टाइटिस। पहले तो हमने उनको डायग्नोस करना है ना, कि आइदर ये सच में उसको कोलिसिस्टाइटिस है भी या नहीं, तो उसके लिए हमने उसको प्रिपेयर करना है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए। देन इफ स्टेबल सिम्टम्स आर मैनेज विथ सपोर्टिव केयर। अगर वो बंदा स्टेबल है, इतने ज़्यादा उसको पेन वगैरह नहीं हो रहा, तो उस दौरान अब हम उसको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे, यानी उसकी जो सिम्टम्स है, साइंस है, उनको हम मैनेज करेंगे, तो उसको हम सपोर्टिव केयर बोलते हैं। जैसे कि हम उनको IV फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे, एंटी इमेटिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको वोमिटिंग ना हो। पेन के लिए हम उनको एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे। और अगर क्लाइंट जो है वो अनस्टेबल है और सपोर्टिव केयर भी काम नहीं कर रही, तो उस दौरान हम कोलिसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, वो रिक्वायर हो सकती है, क्योंकि अब जो है ना हालत ज़्यादा बिगड़ गई है, ये मेडिसन से, IV फ्लूइड से, इन सब सारी चीज़ों से ठीक नहीं हो रही। अब क्या है, इसका हल जो है वो सर्जरी है, तो उसके लिए कोलिसिस्टेक्टोमी ये रिक्वायर हो सकती है। इसमें क्या होता है, कोलिसिस्टेक्टोमी में सर्जिकली हम रिमूव करते हैं गाल ब्लैडर को। ओके, नाउ कोलिसिस्टाइटिस फोकस करता है 4 फैक्टर पे, जैसे कि पहले तो हम मैनेज करेंगे पेन को, क्योंकि पेन ज़्यादा होता है इन्फ्लामेशन में। उसके बाद सेकंड हम सपोर्ट करेंगे हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि बाइल सीक्रेट नहीं होता तो बहुत सारा फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड रहता है और सही से एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती, तो हमने उसको हाइड्रेट रखना है और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। देन मॉनिटर करना है पेरिटोनाइटिस एंड शॉक को, क्योंकि अगर ये जो गाल ब्लैडर है वो रप्चर हो गया और इसका कंटेंट बाहर आ गया, तो उसकी वजह से ये पेरिटोनियल लाइनिंग को भी इन्फ्लाम करेगा, उसके साथ साथ शॉक भी हो सकता है। तो हमने पेरिटोनाइटिस और शॉक को भी मॉनिटर करते रहना है कि आइदर ये तो अगर नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो जल्द से जल्द उनको भी ट्रीट करना है। देन उसको प्रिपेयर करना है कोलिसिस्टेक्टोमी और अदर प्रोसीजर जो कि नीडेड हैं। तो 1 बाय 1 करके हम सबको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पेन को मैनेज करेंगे, हाइड्रेशन न्यूट्रिशन किस तरह से मैनेज करेंगे, और सारी चीज़ों को हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो पहले बात आती है मैनेज पेन। अब इम्प्लीमेंट करेंगे NPO सेटिंग और MPO स्टेटस ड्यूरिंग एक्यूट एपिसोड, जो कि स्टिमुलेट करते हैं गाल ब्लैडर को।
ठीक है, ईटिंग ज़्यादा से क्या करती है, गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करती है। तो हम उस पेशेंट को NPO पे रखेंगे, यानी नथिंग पर ओरल, कुछ भी उसको मुंह से नहीं देंगे, जो भी कुछ उसको देना है वो हम IV से देंगे, यानी वीन्स के थ्रू देंगे। ठीक है, तो उस पेशेंट को हमने NPO पे रखना है, क्योंकि जो ईटिंग होती है वो गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करती है। जब स्टिमुलेट होगा तो उसमें कंट्रक्शन होगी तो उसमें पेन होगा। देन हम एडमिनिस्टर करेंगे IV एनाल्जेसिक्स। जो एनाल्जेसिक्स भी प्रोवाइड करेंगे वो भी IV के फॉर्म होंगे, ओरली वो भी नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा एडमिनिस्टर करेंगे एंटी स्पाज्मोडिक्स, जो कि एंटीकोलिनर्जिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डाइक्लोमाइन, ये क्या करेंगे, ये एंटी स्पाज्मोडिक्स के तौर पर काम करते हैं, यानी जो भी स्पाजम्स वगैरह हो रहे हैं उसको ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। पेन को मैनेज करने के बाद हम सपोर्ट करेंगे उसकी हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। तो हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम एडमिनिस्टर करेंगे IV फ्लूइड्स, और उसके अलावा हम न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो उसके लिए हम एंटीएमेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल जिसका है ओंडासेट्रॉन, ये एंटीएमेटिक है जो कि हम वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। इंसर्ट NG ट्यूब फॉर सीवियर नाजिया एंड वोमिटिंग, अगर उसको सीवियर नाजिया एंड वोमिटिंग है तो उसके लिए हम उसको NG ट्यूब इंसर्ट करेंगे। और वो क्लाइंट जो कि जिनको ज़्यादा क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है तो उनको हम डायट्री जो टीचिंग्स है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि उनको हम कहेंगे कि आप हाई फाइबर इंटेक करें और लो फेट फूड, जिनमें फेट कम है उनको आप इंटेक करें। उसके साथ आपने क्या करना है, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील इंस्टेड ऑफ लार्ज मील, यानी उसको हमने बोलना है कि स्मॉल मील्स लें और फ्रीक्वेंट मील्स लें इंस्टेड ऑफ लार्ज मील्स, क्योंकि जितना ज़्यादा वो लार्ज मील्स इंटेक करेगा उतना ज़्यादा उसका जो गाल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको पेन होगा। देन बात आती है पेरिटोनाइटिस और शॉक को मॉनिटर करने के लिए। अब जो इन्फ्लाम गाल ब्लैडर है वो रप्चर हो सकता है, रप्चर होने के बाद उसके अंदर जो भी कंटेंट वगैरह है वो रिलीज होगा। सो रिलीजिंग बैक्टीरिया दैट इरिटेट द पेरिटोनियल लाइनिंग काज पेरिटोनाइटिस एंड शॉक। अब जब उसमें रप्चर हो जाएगी तो उसके अंदर का जो कंटेंट है, बैक्टीरियाज वगैरह है, वो बाहर निकल कर आएंगे। बाहर निकल कर क्या करेंगे, जो पेरिटोनियल लाइनिंग है उसको इरिटेट करेंगे, उसको रप्चर करेंगे, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस यानी पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उसके साथ साथ शॉक हो जाएगा। सो मॉनिटर करेंगे हम पेरिटोनाइटिस। पहले हम पेरिटोनाइटिस का फिगर देखते हैं। ओके, दिस वन इज द फिगर ऑफ पेरिटोनाइटिस। ये आप देख रहे हैं पूरी जो पेरिटोनियल लाइनिंग है, रेड जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये पूरी पेरिटोनियल लाइनिंग है जो कि इन्फ्लामेशन जिसमें हो गई है बिकॉज ऑफ जो गाल ब्लैडर है वो रप्चर हो गया था। ओके, तो उसके बाद आपको शॉक को भी मॉनिटर करना है। शॉक में आपको पल्स रेट इंक्रीज मिलेगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज मिलेगा। पेरिटोनाइटिस में आपको एब्डोमिनल गार्डिंग और रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमिन मिलेगा। तो ये साइंस है पेरिटोनाइटिस की, जिसको चेक करके आप मॉनिटर कर सकते हैं पेरिटोनाइटिस को। और पल्स अगर हाई और ब्लड प्रेशर लो मिल रहा है तो इट मीन्स उस पेशेंट को शॉक भी, यानी वो शॉक में चला गया है। ओके, देन मॉनिटर करेंगे पेरिटोनाइटिस के लिए, जैसे कि उसमें हमें पहले ही डिस्कस किया कि जो एब्डोमेन होगा वो रिजिड होगा, बोर्ड लाइक होगा। उसके अलावा एब्डोमिनल गार्डिंग होगी और रीबाउंड टेंडरनेस होगी। देन मॉनिटर करेंगे शॉक के लिए, जिसमें हाई हार्ट रेट और BP लो होगा। देन लास्ट है हम उस बंदे को प्रिपेयर करेंगे कोलिसिस्टेक्टोमी और अदर प्रोसीजर जो कि नीडेड है। सो नर्सिंग कंसिडरेशन फॉलोइंग लेपारोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी और गाल ब्लैडर रिमूवल, यानी लेपारोस्कोपिक मेथड यूज़ करके हम गाल ब्लैडर को जब रिमूव करते हैं तो उसको हम लेपारोस्कोपिक एंड कोलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। उसके लिए हमने एम्बुलेट करना है एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हम उसकी जो गैस रीएब्जॉर्प्शन है उसको प्रमोट करें और रिड्यूस करें शोल्डर पेन जो कि एसोसिएट होता है विथ ट्रैपिड लेपारोस्कोपिक गैस। अब लेपारोस्कोपी की वजह से गैसेस जो है ना वो अंदर ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से शोल्डर पेन ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमने उस पेशेंट को एम्बुलेट करना है ताकि जो गैस की रीएब्जॉर्प्शन हो जाए और उसका जो शोल्डर पेन है वो रिड्यूस हो जाए। इनकरेज करना है पेशेंट को कि वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें ताकि जो एटेलेक्टेसिस और निमोनिया है वो ना हो सके। इनको प्रिवेंट करने के लिए हम उनको इनकरेज करेंगे कि वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। देन मॉनिटर करेंगे आउटपुट फ्रॉम T-ट्यूब, अगर वो प्रेजेंट है तो उसके आउटपुट का मॉनिटर करेंगे और रिपोर्ट करेंगे एनी प्रेवलेंट ड्रेनेज टू हेल्थ केयर
प्रोफेशनल, क्योंकि हमने लेपारोस्कोपिक मेथड किया है तो उस दौरान जो टी ट्यूब्स लगाए जाते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है कि कहीं उसमें पेरुलेंट ड्रेनेज वगैरह तो नहीं हो रही। अगर हो रही हो तो उनको आपने नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। लेपारोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी डिस्चार्ज टीचिंग, यानी डिस्चार्ज टीचिंग आप क्या दे सकते हैं उस पेशेंट को। आपने उनको बोलना है कि रिज्यूम करें नॉर्मल एक्टिविटीज़, जैसे कि उनका वर्क हो गया विद इन 1 वीक और पोस्ट ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते में वो अपना काम कर सकते हैं। ग्रेजुअली वो अपनी डाइट में फैट को ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जितना वो टोलरेट कर सकते हैं। उसके अलावा वो ऑपरेशन के बाद 1 दिन के बाद शॉवर भी ले सकते हैं। और अगर कोई इन्फेक्शन की साइंस मिल रही हैं, जैसे कि पेरुलेंट ड्रेनेज और एरिथेमा उस एरिया में जहाँ पर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हुआ था, तो वो भी रिपोर्ट करना है डॉक्टर को। देन इफ कोलिसिस्टेक्टोमी इज नॉट इंडिकेटेड, क्लाइंट में अंडरगो गॉल स्टोन रिमूवल विया लिथोट्रिप्सी और एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजो पेनकैरियोटोग्राफी। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोलिसिस्टेक्टोमी इंडिकेटेड नहीं है, यानी हमने गाल ब्लैडर को रिमूव नहीं करना, क्योंकि वो मसला नहीं है। मसला क्या है? उसके अंदर गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन प्रेजेंट है। अब हमने उस स्टोन को निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उस पेशेंट को उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? लिथोट्रिप्सी करेंगे। लिथोट्रिप्सी यानी जो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स प्रेजेंट है उसको ब्रेक करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। या फिर दूसरा मेथड है जिसको हम एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजो पेनकैरियोटोग्राफी बोलते हैं। इस मेथड से हम एंडोस्कोपी करके विजुअलाइज करते हैं बाइल डक्ट को, और उसके साथ साथ हम जो उसके अंदर गाल स्टोन यानी स्टोन प्रेजेंट है गाल ब्लैडर के अंदर उसको रिमूव करते हैं। देन मॉनिटर करेंगे और मेंटेन करेंगे एनपीओ स्टेटस 8 आवर बिफोर, यानी ये जो प्रोसीजर है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजो पेनकैरियोटोग्राफी, इससे पहले हम उस बंदे को 8 घंटे तक एनपीओ पर रखेंगे एंड कीप एनपीओ अंटिल गेग रिफ्लक्स रिटर्न। जब तक उसका गेग रिफ्लक्स रिटर्न नहीं हो रहा तब तक उस बंदे को, उस पेशेंट को हमने एनपीओ पे रखना है। देन मॉनिटर करना है फॉर साइन ऑफ परफोरेशन, जैसे कि एब्डोमिनल रिजिडिटी एंड टेंडरनेस अगर आपको मिल रही है तो इट मीन्स परफोरेशन हुई है। परफोरेशन यानी गाल ब्लैडर में परफोरेशन हुई है जिसकी वजह से उसका कंटेंट बाहर निकल कर आया है और एब्डोमिनल रिजिडिटी एंड टेंडरनेस हो गई है, तो ये भी मॉनिटर करना है परफोरेशन को। ओके, उसके अलावा मैं लेपारोस्कोपिक का प्रोसीजर आपको दिखा दूँ तो ये लीवर है, उसके साथ साथ गाल ब्लैडर है। तो गाल ब्लैडर में हमने क्या करना है? एक तो जो गाल के अंदर स्टोन प्रेजेंट है गाल ब्लैडर के अंदर उसको रिमूव करना है विया दिस मेथड लेपारोस्कोपिक। ये लेपारोस्कोप है, लेपारोस्कोप की मदद से हम अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको व्यू करते हैं, उसको देखते हैं कि स्टोन कहाँ पर प्रेजेंट है, इन्फ्लामेशन कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ से जो डक्ट है वो ब्लॉक हुई है। ठीक है, तो एक जो है ना उससे हम देखते हैं लेपारोस्कोप से, और दूसरे जो 2 इंस्ट्रूमेंट अंदर यूज़ किए गए हैं उनमें से हम क्या करते हैं? गाल स्टोन को रिमूव करते हैं। ओके, या फिर अगर गाल ब्लैडर को रिमूव करने की नीड है तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये लेपारोस्कोपिक का व्यू है जिसमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक गाल ब्लैडर है ग्रीन कलर का, उसके आगे डक्ट है जिसमें ब्लॉकेज वगैरह हो रखी है, और क्लियरली यहाँ से स्टोन को भी रिमूव किया जा सकता है। सो दिस वॉज द होल अबाउट कोलिसिस्टाइटिस। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक विच इज़ पेनक्रियाटाइटिस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।